केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मोहर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नवंबर तक विस्तार को मंजूरी। उज्ज्वला योजना के तहत 7.4 करोड़ महिलाओं को सितंबर तक मुफ्त में मिलेंगे 3-3 सिलेंडर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण और संचारी रोगों के प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश में 3 दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किए जाने और कोविड-19 की टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर 35,000 टेस्ट प्रतिदिन करने के दिए निर्देश। लखनऊ में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को दी जा रही है ऑनलाइन शिक्षा। टीवी, डीटीएच और दीक्षा ऐप के माध्यम से घर बैठे विद्यार्थी कर रहे हैं क्लासेज। और बरेली में सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ नागरिक कोरोना से लड़ाई में आए आगे। आम जनता को खाद्य सामग्री, दवाएं और जरूरत की वस्तुएं पहुंचाने में कर रहे हैं मदद। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का फैसला लिया है। इसके लिए जुलाई से नवंबर 2020 तक 5 महीनों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण करने का फैसला किया गया है। पहले 3 महीनों में 1 करोड़ 20 लाख टन अनाज बांटा गया था। आने वाले 5 महीनों में 2 करोड़ 3 लाख टन अनाज बांटने का लक्ष्य है। उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले 3 सिलेंडरों की अवधि को जून से बढ़ाकर अब सितंबर तक कर दिया गया है। इसमें 13,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कैबिनेट ने ईपीएफ अंशदान 24%, 12% कर्मचारियों का और 12% संस्थान का को इसको 3 महीने जून से अगस्त 2020 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसमें कुल अनुमानित खर्च 4,860 करोड़ रुपए आएगा और इस कदम से 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने अब ये योजना चालू रहेगी, जिसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति 81 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज मिलेगा और 5 किलो 5 महीने में पकड़ेंगे तो 5 किलो चना मिलेगा और 25 किलो अनाज मिलेगा। 25 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिलेगा, 5 किलो चना एक परिवार को मिलेगा। जो उज्ज्वला के गैस लेने वाली 7 करोड़ 40 लाख महिलाएं हैं, उन 7 लाख 40 करोड़ लोगों को 3 सिलेंडर फ्री देने का ऐलान किया था। लेकिन आपको पता है, हर महीने 1 सिलेंडर सबको लगता ही है, ऐसा नहीं। इसलिए पहला सिलेंडर तुरंत लोगों ने लिया, अनेक लोगों ने दूसरा भी लिया, लेकिन तीसरा तुरंत 3 महीने का पीरियड में नहीं लगा है। तो अब सितंबर के अंत तक ये 3 सिलेंडर जो जून में खत्म होने वाले थे, उसके जगह वो सितंबर तक उसको अवधि बढ़ा दी गई है ताकि उनको मिले। इसके लिए 13,500 करोड़ रुपए खर्च आएगा। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना और गृह अवनीश अवस्थी ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण और संचारी रोगों के प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश में 3 दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान संचालित करने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। यह अभियान शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा। श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोरोना की टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर 35,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के दृष्टिगत कोविड हेल्प डेस्क की संख्या में बढ़ोतरी किए जाने के निर्देश दिए हैं। कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करते हुए जो है सभी लोगों को जागरूक करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम को भी क्रियान्वित करने का निर्देश दिया गया है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम जगह जगह लगाए गए हैं और वहाँ ये जरूर बताया जाता है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। यह आवश्यक है
कि अनलॉक अवधि में लोग अनावश्यक रूप से घर से ना निकलें। ये आवश्यक है कि जो रात्रि कर्फ्यू है उसका पूरा पालन हो। कोविड और संचारी रोगों को देखते हुए फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन लगातार पूरे प्रदेश में सभी 75 जनपदों में अर्बन और रूरल एरियाज में स्वास्थ्य का, स्वच्छता का और पेयजल का एक सफाई का अभियान चलाया जाएगा। हर जिले में एक प्रभारी अधिकारी रखे जाएंगे और यहाँ जाकर पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में सफाई को मॉनिटर भी करेंगे। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1196 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 9,980 है। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 20,331 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,196 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 9,980 और जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 20,331। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में से कुल 845 मरीजों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 9,983 लोगों को रखा गया है। विभिन्न चिकित्सालयों में और चिकित्सा महाविद्यालयों में और उनका इलाज चल रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 4,107 लोगों को रखा गया है और उनके सैंपल लेकर के सैंपल की जांच करवाई जा रही है। लखनऊ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन क्लासें चलाई जा रही हैं। शिक्षा विभाग के जिला विद्यालय निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन अवधि में सतत रूप से पढ़ाने हेतु विभाग द्वारा ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस के निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिसके क्रम में व्हाट्सएप एवं वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए स्वयं प्रभा चैनल के द्वारा जियो टीवी, डिश टीवी और डीटीएच पर उपलब्ध है और दीक्षा ऐप डाउनलोड करके कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थी अपने कोर्स के अच्छे कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वयं प्रभा चैनल जियो टीवी, डिश टीवी और डीटीएच डायरेक्ट पर उपलब्ध है। बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी बच्चों को दीक्षा ऐप डाउनलोड करना चाहिए, जिससे कि अच्छा कोर्स कंटेंट उनको प्राप्त हो सके। संबंधित अध्यापकों से स्पष्ट कहा गया है कि वह बच्चों को यूट्यूब लिंक, जहां पर स्वयं प्रभा चैनल से संबंधित एपिसोड हैं या अन्य शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध है, वह अच्छी सामग्री के लिंक बच्चों को उपलब्ध कराएं। सतत रूप से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इसके साथ साथ अभी इसका मूल्यांकन के बारे में विचार चल रहा है और जल्दी ही मूल्यांकन किया जाएगा कि कितना बच्चा कितने सीखा है। गत वर्ष की फीस के समान ही फीस ली जाएगी, कि फीस में वृद्धि नहीं की जाएगी और कोई वृद्धि की भी नहीं गई है। इसके अतिरिक्त परिवहन शुल्क नहीं वसूला जाएगा। पहले विद्यालय 3-3 या 6-6 महीने की एडवांस फीस लेते थे। निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी एडवांस फीस नहीं लेगा और मासिक फीस ली जाएगी।
कोरोना के संक्रमण के कारण बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं, जिससे कि स्कूल में बैठने के लिए बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं बुलाया था कि कोरोना चल रहा है, बैठने की दिक्कत होगी, तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस के कारण ही बच्चों को मोबाइल पे पार्ट वाइज पार्ट पढ़ाया जाता है और काम दिया जाता है। और काम देने के बाद बच्चे खुद अपना वहाँ पे काम करके और फिर दोबारा फिर रिप्लाई करते हैं, फिर हम लोग मोबाइल पे ही अपना चेक करके उनको फिर दोबारा भेज देते हैं। कोविड-19 के कारण इतना संक्रमण फैला हुआ है कोरोना से, तो हम लोग बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। हम लोगों ने अपने अपने मोबाइल में बच्चों के व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखे हैं, तो उसमें बच्चों को हम लोग होमवर्क देते हैं, मैथ्स का, साइंस का, ईवीएस का, हिंदी का सब होमवर्क देते हैं, तो बच्चे उसका हमको रिप्लाई देते हैं, व्हाट्सएप पर ही फ़ोटो खींच के हमको भेज देते हैं, तो उससे फिर हम लोग चेक करके उनको गलतियां बताते हैं। कोरोना वायरस के चक्कर में हम लोग को घर में ही काम करना पड़ता है। जो काम नहीं समझ में आता है वो मोबाइल में मैम से पूछकर कर लेते हैं। कोरोना की वजह से हम सबकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, इसलिए हमारा एक मोबाइल है और हम तीनों सहेलियां मिलकर एक ही मोबाइल में पढ़ते हैं। जो मैम शेयर करती हैं वही काम करते हैं और पढ़ाई करते हैं घर पे बैठ के। सेवा का भाव उम्र के साथ कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बरेली जिले में कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो उम्र पड़ाव पार कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कोरोना काल में दूसरों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बरेली में वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति पिछले कई सालों से वरिष्ठ नागरिकों और आमजन की सेवा कर रही है। इस समिति में 200 के आसपास सेवानिवृत्त हुए लोग जुड़े हैं। ये लोग अपने संसाधनों से जो कुछ भी जुटाते हैं उसे लोगों में बांट देते हैं। कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन में इन लोगों ने लोगों की भरपूर मदद की। इन लोगों ने खाने पीने की वस्तुएं और दवाइयां लोगों तक पहुंचाने का काम किया। हालांकि ये लोग खुद तो घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन इनके वॉलंटियर बाहर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। ये लोग फ़ोन के माध्यम से लोगों से राब्ता रखते हैं, फिर उन तक मदद पहुंचाते हैं। यही नहीं, ये लोग अपने हम उम्र के लोगों के पास जाकर उनकी काउंसलिंग करते हैं और उन्हें हिम्मत दिलाते हैं। पता चलता है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन के लोग हैं उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, तो हम लोग उनके पास जाते हैं। इस वक्त जाना ज़रा परेशानी होगी क्योंकि 65 के ऊपर के लोग जो हैं वो जाना उनके लिए मुश्किल है, इसीलिए फ़ोन के ज़रिए बात करते हैं। और जो हमारे जूनियर जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं हम लोगों से, जो जुड़े हुए हैं ह्यूमन राइट्स के, जैसे हमारा लड़का है डॉक्टर अहमद इमाम, और भी लोग हैं, इनके महेंद्र सकदान का लड़का है पारस, ये लोग जो मरहम भूषण पढ़ाता है, तो ये इन लोगों की मदद से घर घर जो है भिजवाते हैं उन बुज़ुर्ग लोगों के पास जो परेशान है, पैसे से भी, बीमारी से भी, दवाओं से भी। तो ये लोग उन लोगों की मदद करते चले आ रहे हैं, हम मदद करते हैं। हमारी पूरी संस्था बैठ के कमेटी ये करती है और मदद करते हैं हम लोग, चाहे डीएम साहब का जाना पड़े, चाहे जेलर साहब का जाना पड़े, चाहे ट्रेजरी पेंशन के लिए ट्रेजरी ऑफिसर से मिलने जाना पड़े, और कोशिश यही होती है वहाँ उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। किसी तरह ही वो नहीं है, हम लोगों का मतलब ये जिसकी मदद हो सके सब लोगों से मिलके मदद करनी चाहिए, अब वो हम लोग करते हैं। मकसद यही है हमारा कि जो समाज के बुजुर्ग हैं या और भी तबका है जो कुचला दबा हुआ है उसको तकलीफ कष्ट ना हो ऐसे समय में, जबकि बड़ी परेशानी हो रही है। मार्केट बंद है, कुछ सामान नहीं मिल रहा है, तो कहीं से कुछ सामान मंगा के अरेंज करके उनकी हेल्प कर दी, पैसे से हेल्प कर दी, और ये बराबर ध्यान रखा कि ऐसे किसी को कष्ट ना हो। हमारे बीच में संस्कार किड्स के लोग और आरएसएस की फ़ोन आई कि आप बुज़ुर्गों के बारे में बताइए, उनकी क्या स्थिति है। बुज़ुर्गों की स्थिति ये है कि बुज़ुर्ग आज भी बीमार हो जाए तो वो बताने को तैयार नहीं होता, वो इतना डर गया है कि वो ये नहीं बता रहा है, क्योंकि उसे क्वारंटाइन में रखा जाता है, तो वो ये नहीं चाहता मैं क्वारंटाइन में रहूं, मैं अपने घर ही पे रहूं और मैं अपनी मदद स्वयं करूं। हम लोग उसकी हेल्प करते हैं, उसको साहस दिलाते हैं, हिम्मत बनाते हैं, और उन्हें ये भी बताते हैं समय समय पर कि भाई ये चीज़ मत देखो, उधर मत जाओ, थोड़ा व्यायाम करो, थोड़ा सा टहलो, और मन पे उनको लगाने के लिए टेलीफोन के माध्यम से उनसे वार्ता करते रहते हैं। हमारे घर वाले मजदूरी करते हैं, कोरोना के चक्कर में 3 महीने से ऐसे खाली बैठे थे घर में, और जो हमारे जानने वाले हैं, हमारे पापा जी, भैया जी, इन लोगों ने हम लोगों की मदद की थी, सबकी है, और जो है हमारे ग्रुप के उनकी भी मदद की, सबकी मदद करी है, उस समय इनके इस जरिए सुविधा मिली।
भारत सरकार के लोक संपर्क ब्यूरो के वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वाराणसी जिले के रामनगर और गुदौलिया में कोरोना से बचाव के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत बैंकों, बाजारों, सड़कों, चौराहों और पटरी तथा ठेला व्यवसायियों के बीच लाउड स्पीकर के माध्यम से संदेश देकर, प्रचार सामग्री बांटकर और बैनर लगाकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया गया। अभियान के दौरान संदेशों में आम जनता से अपील की गई कि सभी लोग 2 गज की दूरी बनाकर और मास्क पहनकर और बार बार हाथ साबुन, पानी और सैनिटाइजर से साफ करके कोरोना की लड़ाई में विजेता बन सकते हैं। इस दौरान आम जनता ने ध्यानपूर्वक लोक संपर्क ब्यूरो वाराणसी के क्षेत्रीय कार्यालय की प्रचार सामग्री का अवलोकन भी किया। उनको रख रखाव, उनको सुविधा के लिए, ताकि आगे जो कोरोना ऐसा माहौल चल रहा है उससे बचाव हो सके, ताकि और लोगों को फैले ना। सैलून एक ऐसा स्थान है, कौन सा व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, किस तरह का आ रहा है, तो सैलून संचालक के लिए भी और जो व्यक्ति आ रहा है, दोनों की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कि बचाव के सारे उपाय किए जाएं। जैसा कि सरकार का दिशा निर्देश भी है कि सैलून पर लोग अपनी तौलिया लेकर के जाएं, अपना गमछा लेके जाएं, सैनिटाइजर लेके जाएं, और सैलून संचालक भी सारे अपने उपकरणों का सैनिटाइजेशन करें, साफ सफाई से ध्यान रखें, स्वयं भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। संक्रमण से बचाने के लिए सैलून संचालक को भी जागरूक करने की आवश्यकता है कि ये वायरस से कैसे बचा जाए। वायरस संक्रमण के दौर में यात्रा से बचें। अति आवश्यक होने पर ये यात्रा करें। यात्रा के दौरान यात्रियों के साथ खाना पीना शेयर करने से बचें। खांसते या छींकते हुए मुंह पर रुमाल आवश्यक रखें। हैंड सैनिटाइजर का लगातार उपयोग करते रहें। इससे हम बहुत कुछ सीखे, सब जानकारी हो गया, मतलब कोरोना से रोकथाम कैसे करेंगे और कुछ पहले से मालूम था तो और मालूम हो गया। फतेहपुर जिले की सांसद व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने खजुआ ब्लॉक के सिचौली गांव में पौध रोपित कर वृक्षारोपण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं और हमें इनको लगाने के साथ साथ इनके संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 से बचने के लिए सामाजिक दूरी व मास्क के नियमित उपयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने जनपद फतेहपुर में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में विशिष्ट स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित किया। वृक्षारोपण करना और उसका संरक्षण करना दोनों, क्योंकि हम लोग एक एक वृक्ष लगाएं। आज़ादी के बाद से पेड़ को बहुत कटे, लेकिन उनका संरक्षण नहीं किया। जैसे हम अपने बच्चों का संरक्षण करते हैं, ऐसे पेड़ों का करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष हमें हमेशा देते हैं, लेते नहीं। और जब देता है तो उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। पर्यावरण हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर हमारे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ये जितने भी प्रदूषित गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, ये सब हमारे तापमान को गर्म कर देंगी। विभिन्न तरह की जो बीमारियां हैं इनका खतरा कम हो और पर्यावरण साफ रहेगा तो कहीं न कहीं जो ये सब बीमारियां चल रही हैं इनसे बचाव होगा। हम सभी को पर्यावरण की शुद्धता के लिए कम से कम एक पेड़, एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा से प्रेरित होकर राष्ट्रीय आजीविका मिशन की महिलाएं अब घरों से बाहर निकलकर कृषि कार्य में भी अपना योगदान देने के लिए अग्रसित हो रही हैं। जहां वो पहले मास्क बनाने और सिलाई का कार्य करती थी, वहीं अब अजोला व वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन का प्रशिक्षण प्राप्त कर कृषि उद्यमिता की ओर बढ़ रही है। इसी क्रम में वे आजमगढ़ जनपद के कोटवा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में प्रदर्श इकाइयों का अवलोकन कर आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि किसान हो या प्रवासी श्रमिक जो बाहर से आए हुए हैं, उन्हें हम किस प्रकार से रोजगार परक बनाएं या कृषि उद्यमिता से जोड़ें, इसके लिए NRLM से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ प्रदर्शित इकाइयों का अवलोकन कराया गया, जिससे वह स्वावलंबन की ओर बढ़ सकें। वहीं प्रशिक्षण ले रही महिलाओं ने बताया कि वे कृषि विज्ञान केंद्र में अजोला व वर्मी कंपोस्ट आदि के बारे में जानकारी हासिल कर रही हैं। जो प्रशिक्षण उन्हें मिला है उससे हम आत्मनिर्भर भारत के मिशन को साकार करेंगे।
हमारे जो किसान भाई हैं जो या हमारे जो श्रमिक हैं जो वो दूसरे प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आए हैं, उनको किस तरह से हम रोजगार परक बनाएं, किस तरह से उनको उद्यमिता सिखाएं, इस पे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है। और हमारे यहाँ जो विभिन्न इकाइयों की स्थापना की गई है उसमें हम अपने जो कृषक महिलाएं हैं उनको भी हम स्वावलंबन की ओर ले चल रहे हैं और उनको तरह तरह से जो हमारे गवर्नमेंट के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम ये इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री जो ये योजना किए हैं उनके लिए हम लोग उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पे हम कोटवा में आए हुए हैं और यहाँ पे आए उजाला और बर्नी कंपोस्ट के बारे में हमको सर जी बताएं, हम उनको उसको यहाँ पे देखें, हम उससे सीखे। और मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री योजना द्वारा जो है आज वैज्ञानिकों से मिली हूँ कोटवा में। और ये जो हमें यहाँ पे आकर जो अजोला और जो बर्मी कंपोस्ट भून आडेप की जानकारी मिली है और जो है हमें जो सिखाया गया है, प्रशिक्षण मिला है, इस बार जो है इस प्रशिक्षण को हम अपने गांव में जाकर विकसित करेंगे। और जो है हमें सीख मिली है, हम अपने गांव की महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। वाराणसी में खादी ग्रामोद्योग आयोग से जुड़ी एक संस्था सेवाश्रम द्वारा गुणवत्ता युक्त N95 मास्क और अन्य मास्क बनाए जा रहे हैं। इस संस्था के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये काम शुरू किया गया है और इसमें महिलाओं का सहयोग लिया जा रहा है जिससे उनको रोजगार मिल सके। इसके साथ ही यह संस्था प्रवासी मजदूरों को जो दूसरे राज्यों से वापस घरों को लौटे हैं उनको भी रोजगार से जोड़कर उनकी आजीविका चलाने में मदद कर रहा है। इस मास्क बनाने के काम से जुड़कर महिलाएं काफी खुश हैं और वह प्रतिदिन 250 रुपए से 300 रुपए तक का काम कर रही हैं। पति के साथ मुंबई से लौटी पूजा चौहान ने बताया कि लॉकडाउन के कारण हमारे पति बेरोजगार हो चुके थे और हम घर आ गए थे और यहाँ पर आज मुझे रोजगार मिल गया है और हम यहाँ प्रतिदिन 300 रुपए तक कमा ले रहे हैं। 10-20 महिलाएं जो है यहाँ काम करती हैं और बाहरी जो हैं 15-20 महिलाएं और काम करती हैं और ये लोग 250 से 300 रुपए पर डे ये कमा लेती हैं। सर हम मुंबई में रहते थे और हमारे हस्बैंड जी भी रहते थे, पूरा फैमिली के साथ रहते थे और वहाँ कंपनी में काम करते थे। तो कंपनी लॉकडाउन से बंद हो गया था, हम लोग बहुत परेशान थे। कैसों करके लॉकडाउन के बाद कुछ ट्रेनें चलना शुरू हुई, तब हम लोग यहाँ आए तो यहाँ मास्क सिलना शुरू किए हैं और यहाँ मास्क रोज़ हम लोग 250-300 का काम करते हैं और बहुत अच्छे से अपना खर्च चला रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने बाल बच्चों का पोषण पालन कर रहे हैं। हम बॉम्बे रहते थे और बॉम्बे से यहाँ पे प्रवासी के रूप में आए हुए हैं। बॉम्बे बहुत स्थिति ख़राब थी, लॉकडाउन चल रहा था और वहाँ से हम लोग गांव में आए। गवर्नमेंट का भी धन्यवाद देंगे जो मोदी जी ने इतना बढ़िया योगदान दे करके और हम सबको रोजी रोटी दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों को निजात दिलाने के लिए एक छोटे से गांव के किसान ने एक नई तकनीकी के इस्तेमाल से किसानों को सिंचाई के लिए महंगे डीजल खर्च से निजात दिलाया है। बाराबंकी जिले में सूरतगंज क्षेत्र के झंझरा गांव निवासी सर्वेश कुमार वर्मा ने डीजल से चलने वाले पंपिंग सेट को एलपीजी से चलाकर एक नई तकनीकी का आविष्कार कर दिया है। यह तकनीकी बहुत ही आसान है। एलपीजी गैस सिलेंडर में जिस प्रकार रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी प्रकार गैस सिलेंडर में लगाकर पंपिंग सेट के स्लेटर में रेगुलेटर में लगे पाइप को लगाकर पंपिंग सेट को स्टार्ट किया जाता है। स्टार्ट होने पर इंजन को डीजल सप्लाई वाले प्लग को बंद कर देने से इंजन सीधे गैस की सप्लाई से चलने लगता है और उसमें डीजल की तुलना में महज 25 से 30 रुपए प्रति घंटे खर्च आता है। साथ ही इंजन धुआं भी नहीं देता। इस तकनीक को गांव के अलावा अन्य दूर गांव के किसान देखने पहुंच रहे हैं। गैस सिलेंडर पर लगाते, फिर ये वाला जो है इसको हम इंजन के एयर क्लीनर पर एक निपुल लगा उसमें लगा देते हैं और लगाने के बाद स्टार्टिंग डीजल पे होती है, लेकिन उसके बाद डीजल हम बिल्कुल स्लो कर देते हैं, बिल्कुल ना के बराबर। और गैस को हम धीरे धीरे घुमाना है, तेज नहीं। और इंजन जब रन करने लगता है बस उतने पे रोक देते हैं जितना ज़रूरत है, और ज़्यादा खोल देंगे तो तेज़ चलने लगेगा। अगर हम गैस से चलाते हैं तो पानी जो है स्पीड से इंजन चलता है तो पानी भी ज़्यादा देता है, और डीजल से अगर चलाते हैं तो धुआं बढ़ाता है लेकिन पानी नहीं बढ़ाता। इंजन ने एक नई तकनीक पैदा की, बड़ी सराहनीय है।
इन्होंने मतलब लिस्टर इंजन में गैस सिलेंडर के द्वारा जो है इंजन चला रहे हैं और उसमें लागत 100 जो उन्होंने बताया उसके अनुसार से 100 ग्राम मतलब जो है 100 मिलीग्राम जो है डीजल और 300 से 400 ग्राम गैस खर्च होती है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 25-30 रुपये में मतलब जो है प्रति घंटा के हिसाब से जो है खर्चा आता है, जबकि डीजल जो है लगभग 70-80 रुपये प्रति घंटा बढ़ता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी बचत है और फ़ायदेमंद है। कानपुर में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए सिपाही बबलू कुमार के परिवार वालों को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने आगरा के फतेहाबाद स्थित उनके घर जाकर परिवार वालों को सांत्वना दी और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने का प्रमाण पत्र भी दिया। बाद में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि देश और जनता के लिए जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारों की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शहादत देने वाले वीर सिपाही बबलू कुमार के खाते में 1 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर कर दी है और पेंशन के साथ ही परिवार के एक सदस्य को जल्द ही नौकरी भी दी जाएगी। कुख्यात विकास दुबे की अभी तक गिरफ्तारी न होने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही अपराधी को दंड देने की है, इसलिए जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। पुलिस के जवान शहीद हुए उस पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इतना सहृदय और संवेदनशील मौके पर निर्णय किया है कि परिवार को 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता। जिस दिन ये हमारे जवान रिटायर होते उस दिन जितनी पेंशन होती उतनी पेंशन प्रारंभ होगी और जीवन भर मिलेगी। एक परिवार के एक बच्चे को नौकरी मिलेगी सरकारी। ये पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है एक आदरणीय योगी जी की नीति और नीयत दोनों ही अपराधी को बख्शने की नहीं है। वो अपराधी को जितना उसका दंड है, जितना अपराध है उतना दंड उसको मिलेगा और जो भी उसमें शरीक हैं उन सबको दंड मिल रहा है और आगे भी सबको मिलेंगे। जनपद कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में दबिश देने गई पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ के दौरान फायरिंग में क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्रा सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की धनराशि देने के साथ ही परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और असाधारण पेंशन दिए जाने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में चौबेपुर कांड में शहीद हुए क्षेत्राधिकारी स्वर्गीय देवेंद्र मिश्रा की पत्नी को सहायता राशि के रूप में आरटीजीएस के माध्यम से 1 करोड़ रुपए की धनराशि उनके खाते में हस्तांतरित की गई। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने हस्तांतरित की गई धनराशि का बैंक स्टेटमेंट और जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र को शहीद के परिवार के आवास पर जाकर दिया। राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की द्वारा की गई घोषणा के अनुसार परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और असाधारण पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास दुबे सहित अन्य अपराधियों को जल्दी पकड़ लिया जाएगा और सख्त सजा दी जाएगी। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और वो बैंक का स्टेटमेंट और जिलाधिकारी जी का सर्टिफिकेट दोनों खाता नंबर और वो उनका डिटेल पूरा वो उनको मैंने हैंड ओवर किया, उनके हाथ में दिया। एक बात। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो पेंशन उनको मिलती रहेगी, वो मिलेगी। तीसरा ये है कि एक बच्चे को नौकरी मिलेगी। ये 3 बातें सब कोई जानते हैं, आप भी जानते होंगे। उन्होंने कहा कि मेरी 2 बच्ची दोनों को मिलना चाहिए। उन्होंने एक मांग रखी, तो ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर उनके सामने लाऊंगा। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मोहर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नवंबर तक विस्तार को मिली मंजूरी। उज्ज्वला योजना के तहत 7.4 करोड़ महिलाओं को सितंबर तक मुफ्त मिलेंगे 3 सिलेंडर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण और संचारी रोगों के प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश में 3 दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किए जाने और कोविड-19 की टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर 35,000 टेस्ट प्रतिदिन करने के दिए निर्देश।
लखनऊ में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को दी जा रही है ऑनलाइन शिक्षा। टीवी, डीटीएच और दीक्षा ऐप के माध्यम से घर बैठे विद्यार्थी कर रहे हैं क्लासेज। बरेली में सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ नागरिक कोरोना से लड़ाई में आगे आए। आम जनता को खाद्य सामग्री, दवाएं और जरूरत की वस्तुएं पहुंचाने में कर रहे हैं मदद। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।